हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। एसएससी जीडी 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में जीडी 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज हम लोग पॉलिटी के पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, तो अब सेकेंड सब्जेक्ट में पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा प्राधिकारी 1 वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी सर्व्ड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न्ड जोनल काउंसिल on a rotational basis for a period of 1 year? ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल, डीजीपी, राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य का मुख्य सचिव। तो आपके इस क्वेश्चन में पूछा गया है जोनल काउंसिल्स के बारे में। जोनल काउंसिल जो कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर गठित किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जोनल काउंसिल के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री। टोटल 5 जोनल काउंसिल हैं। 5 जोनल काउंसिल हैं। इसके उपाध्यक्ष, सवाल में उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो जोनल काउंसिल के उपाध्यक्ष सदस्य राज्य के मुख्यमंत्री, सदस्य राज्य के सीएम, रोटेशन के आधार पर, रोटेशन से प्रत्येक 1 वर्ष के लिए होते हैं, प्रत्येक 1 ईयर के लिए होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया राज्य का मुख्यमंत्री, यानी सी इसका राइट आंसर है। 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, कौन कौन? नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट और एक हो गया मध्य को क्या कहेंगे? मिड। तो टोटल 5 जोनल काउंसिल है। सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में डैश कितनी अनुसूचियां थी? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैड डैश शेड्यूल्स। तो आपको पता है सबसे विस्तृत और जटिल नियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। सबसे विस्तृत है और जटिल भी है। इसमें 321 धाराएं, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां हैं। 10 अनुसूची है, याद रखिएगा। कहीं कहीं 15 भी दिया हुआ है, आप दोनों भी मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मान्य रूप 10 अनुसूची ही है। तो राइट आंसर हो गया सी। भारतीय संविधान में जो अधिकांश प्रावधान है वह भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारे संविधान में 2/3 अधिनियम ले गए हैं। 2/3 से अधिक अधिनियम अपने संविधान में लिए गए हैं। ठीक है। संघीय व्यवस्था, द्विसदनीय विधायिका और न्यायपालिका का जो ढांचा है, इन सभी का जो ढांचा है वह किससे लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, तो राइट आंसर है सी। अगला सवाल है, भारतीय प्रेस अधिनियम इंडियन प्रेस एक्ट जो सरकार को भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता था, किस वर्ष पारित किया गया? द इंडियन प्रेस एक्ट विच गेव द गवर्नमेंट वाइड पावर्स टू कंट्रोल द प्रेस इन इंडिया वाज पास्ड इन विच ईयर? तो इंडियन प्रेस एक्ट यह लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में आया था। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में आया था 1910 में।
इंडियन प्रेस एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट जो कि क्रांतिकारी जो समाचार पत्र हैं उसे दबाने के लिए, क्रांतिकारी समाचार पत्र को दबाने के लिए, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नाम से अखबार लिखा था, केसरी के नाम से तिलक ने जो अखबार लिखा था, इस पर निशाना साधा गया था इंडियन प्रेस एक्ट के द्वारा। 1922 में इसे निरस्त कर दिया गया। तो राइट आंसर हो गया बी 1910, ठीक है। इस प्रेस एक्ट को 1922 में इसे कैंसिल कर दिया गया या कहें निरस्त कर दिया गया। क्लियर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? Which of the following rights is considered a component of the right to life and personal liberty? अभिव्यक्ति, ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सेकंड है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है, ठीक है। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार यह जीवन के अधिकार का घटक है, यानी सी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो इसका घटक है, क्लियर है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को 42वें संविधान संशोधन में संशोधित कर 300A, आर्टिकल 300A के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह आर्टिकल 19 में है। क्लियर है। इसका राइट आंसर हो गया सी। यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में डैश बढ़ा सकती है। इफ ए नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम अंडर आर्टिकल 352, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बाय डैश एट ए टाइम। राष्ट्रीय आपातकाल में विधानसभा का कार्य का विस्तार एक बार में 1 वर्ष तक अप टू 1 ईयर किया जा सकता है। आपको पता है राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है, जिसमें संसद राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल है एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकती है, और यह विस्तार आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के बाद ही हो सकता है। 6 महीने के बाद ही हो सकता है। आपको पता है विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का जो टेन्योर होता है वह 5 साल का होता है, 5 ईयर होता है। तो राइट आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द स्टेट फाइनेंशियल कमीशन? राज्य वित्त आयोग, आपको पता है 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन यह नगरपालिका से संबंधित है, म्यूनिसिपैलिटी जिसे कहते हैं। तो इन दोनों में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। नगरपालिका में शहरी क्षेत्रों के लिए और पंचायती राज में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो चूंकि दोनों संशोधन 73वां और 74वां दोनों 1993 में हुए थे, तो राज्य वित्त आयोग के द्वारा पंचायतों में और नगरपालिकाओं को वित्तीय अनुदान की सिफारिश इन्हीं के द्वारा की जाती है, राज्य वित्त आयोग के द्वारा।
तो इसका राइट आंसर होगा बी 74 संशोधन अधिनियम, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था? विच एक्ट ऑफ 1919 इंट्रोड्यूस डायरकी इन द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रॉलेट एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट? तो द्वैध शासन प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा पहले ही दिया गया है। 1919 क्वेश्चन में आंसर दे दिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, याद रखिएगा, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। द्वैध शासन, प्रांतों में दोहरी सरकार की स्थापना इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी। दो विषय इसमें थे, एक था सुरक्षित जिसे रिजर्व कहा गया है, और दूसरा है हस्तांतरित ट्रांसफर्ड। तो जो सुरक्षित विषय थे यह गवर्नर के हाथ में होता था, गवर्नर के हाथ में, जैसे पुलिस, फाइनेंस, पुलिस और वित्त यह गवर्नर के हाथ में थे, और यह सुरक्षित विषय के अंतर्गत थे, रिजर्व में थे। जो ट्रांसफर्ड थे वह मंत्रियों के हाथ में थे, मंत्री के हाथ में। इसमें कौन कौन थे? शिक्षा और स्वास्थ्य। क्लियर है? तो यह प्रणाली जो है 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इट्स नोडल मिनिस्ट्री इज करेक्टली मैच? ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, यूपीएससी या कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी ए इसका राइट आंसर है। अंतर्राज्यीय परिषद, यह वित्त मंत्रालय के नहीं बल्कि यह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अधीन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यह सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जनजातीय मंत्रालय एक अलग मंत्रालय है, सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। भारत के अटॉर्नी जनरल, यह गृह मंत्रालय के नहीं बल्कि विधि मंत्रालय के अधीन आता है, विधि मंत्रालय यानी लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो क्लियर है, ए इसका राइट आंसर है यूपीएससी। भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेट्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? 84th अमेंडमेंट, 104th, 102 या 86? तो आपको पता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यह एक सांविधिक निकाय था। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा मिला है इसे 2018 में। 102वां संविधान संशोधन 2018 में। 1993 में 1993 में जो NCBC है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, तो NCBC पहले एक सांविधिक निकाय था 1993 से, यह सांविधिक निकाय था, स्टैट्यूटरी बॉडी था। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो गया। 84th अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परिसीमन से संबंधित है, डीलिमिटेशन जो अभी चल रहा है परिसीमन से। 84th अमेंडमेंट 2001 में हुआ था। 86 संविधान संशोधन 2002, यह शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा का अधिकार 2002 में
66वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया। 104वां संविधान संशोधन या SC ST के आरक्षण से संबंधित है, SC ST के आरक्षण से। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला सवाल, गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 के तहत राज्य में ST समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या का प्राकलन करने के लिए जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? अंडर द गोवा ST रिप्रेजेंटेशन रीएडजस्टमेंट बिल 2024, who has the power to appoint a census commissioner to estimate ST population? तो यह गोवा से संबंधित है। 2024 में यह बिल लाया गया था, गोवा ST प्रतिनिधित्व पुनर्समायोजन विधेयक। तो यह केंद्र सरकार के जनगणना आयुक्त को नियुक्त करने का अधिकार है, यानी बी इसका राइट आंसर है। जनगणना सेंसस जो है वह केंद्र के विषय में है, केंद्र के अंतर्गत यह विषय है, तो ऑब्वियस है जनगणना जो है केंद्र के द्वारा कराया जाएगा। इसका उद्देश्य है ST समुदाय की सटीक जनसंख्या का अनुमान लगाना। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, संसद की संयुक्त बैठक के ऑप्शन विनियमों के द्वारा संचालित होती है। ए जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ डैश। संसद की संयुक्त बैठक, आपको मैं बता दूं, आर्टिकल 108 के अंतर्गत, आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो संयुक्त बैठक होती है उसे बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति बुलाती हैं और इसके बैठक की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो यह आर्टिकल 108 के अंतर्गत होता है। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाया गया है, 3 बार, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 3 बार संयुक्त बैठक बुलाया गया है। कब कब? तो पहली बार दहेज निषेध विधेयक में, दहेज निषेध विधेयक में बुलाया गया था 1961 में, 1961 में। दूसरी बार बैंकिंग सेवा आयोग में, बैंकिंग सेवा आयोग, यह बुलाया गया था 1978 में, 1978 में। और थर्ड पोटा के लिए, पोटा 2002 में इसे बुलाया गया था। क्लियर है? सी इसका राइट आंसर है, लोकसभा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है? द कॉन्स्टिट्यूशन SC ST ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 एम्स टू मॉडिफाई द SC ST लिस्ट इन विच इंडियन स्टेट? तो यह SC ST ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा में SC ST की सूची में संशोधन, SC ST सूची है उसमें संशोधन से संबंधित है। कुछ जातियों को इसमें जोड़ा गया और कुछ को हटाया गया। तो यह जो है राष्ट्रपति के आदेश में संशोधन के माध्यम से होता है, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल सूची में कितने राजनीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? हाउ मेनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल वेयर एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976? तो 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 4 नए DPSP जोड़े गए। 4 नए DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोड़े गए। उसमें है आर्टिकल 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता। दूसरा है आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43A जिसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी। थर्ड है आर्टिकल 48A पार्टिसिपेशन। आर्टिकल 48A सारे इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। आप समझ लो, इस पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट है आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 जो कि समान नागरिक संहिता, समान काफ़ी अभी ट्रेंड में चल रहा है, समान नागरिक संहिता, इससे जुड़ा हुआ है। तो यह तो चूंकि पहले से भी था, इसे व्यवस्थित किया गया है। तो 4 प्रमुख हैं DPSP जिसमें जोड़े गए थे, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव को संसद में स्वीकार करने के लिए लोकसभा में डैश सदस्य और राज्यसभा में डैश सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज सिग्नेचर ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा रिस्पेक्टिवली। तो आर्टिकल 124 में 124 के 4 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जो जज होते हैं उन्हें हटाने का प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया है इससे जुड़े हुए, जिसमें लोकसभा में न्यूनतम 100 सदस्य चाहिए, यह फिक्स है। 100 सदस्य इनके हस्ताक्षर होने चाहिए और राज्यसभा में 50, राज्यसभा में 50 सदस्यों का हस्ताक्षर। याद रखिएगा, टोटल 543 मेंबर है लोकसभा में, तो उसमें मात्र 100 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए होता है। यह फिक्स है, ना कोई 1/4 है ना कोई अदर फ्रैक्शन है, तो इसमें 100 मेंबर का हस्ताक्षर आवश्यक होता है। सवाल में पूछा गया है हस्ताक्षर होने चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में, तो यह है 100 और 50, यानी डी इसका राइट आंसर है। हालांकि कहीं कहीं अलग भी रूल होता है, लेकिन अभी वर्तमान में 100 और 50 को मान्यता दी गई है। आप कहीं देखेंगे 150 और 75 भी है, लेकिन यह डिस्प्यूटेड है, यह डिस्प्यूटेड है। 100 और 50 को ही सबसे वैलिड माना गया है। अगला सवाल है, 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? इन 1950 हाउ मेनी जजेज वेयर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट बिसाइड द चीफ जस्टिस? तो 1950 में 1950 में सुप्रीम कोर्ट में CJI प्लस 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, यानी टोटल 8 मेंबर होते थे। अभी वर्तमान में जो वर्तमान में है उसमें CJI प्लस 33 न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश हैं, यानी टोटल 34 जजेज अभी सुप्रीम कोर्ट में है। यह अभी अधिकतम है, ये जो है 34 अब तक का यह अधिकतम है। न्यायाधीशों की जो संख्या है वह संसद के कानून से बदली जा सकती है। तो राइट आंसर हो गया A7। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया? तो राज्यपाल की शक्ति पहले कौन कौन सी है, इसे जानना जरूरी है। राज्यपाल की शक्तियां, इसके अंतर्गत होता है कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, यह आर्टिकल 154 के अंतर्गत है, आर्टिकल 154 के अंतर्गत। विधायी शक्ति यह विधानमंडल का हिस्सा है,
विधायी शक्ति, विवेकाधिकार, राज्यपाल अपने विवेक से भी निर्णय ले सकता है, या आर्टिकल 163(2) के अंतर्गत है, आर्टिकल 163(2) के अंतर्गत। और न्यायिक शक्ति अलग से है, जिसमें क्षमादान दे सकते हैं। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत जो राज्यपाल के पास है वह क्षमादान की शक्ति भी है। तो क्लियर हो गया। अनिवार्य शक्ति, ऑब्लिगेटरी पावर, कोई ऐसा पावर नहीं होता है, तो सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? विच आर्टिकल अलाउज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन? तो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत दिया गया है। ए इसका राइट आंसर है। आप पहले आर्टिकल 15 के बारे में जानिए। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। भेदभाव निषेध किया गया है, यानी इसे मना किया गया है। आर्टिकल 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। क्लियर है। एक पॉइंट और भी जानना जरूरी है। आर्टिकल 15(4) में 15(4) में SC, ST, OBC, SC, ST और OBC से जुड़े विशेष प्रावधान है। विशेष प्रावधान है। क्लियर है। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन इंडिया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका कोई भारत में कोई जांच के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए भारत में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया है। भारत का अपना मानवाधिकार आयोग है। NCSC, नेशनल कमीशन फॉर SC कम्युनिटी के लिए, SC के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है। महिला आयोग, महिला अधिकारों की रक्षा के लिए। तो राइट आंसर हो गया बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? विच आर्टिकल हाईलाइट्स जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क? तो न्याय संगत मानवोचित दशाएं के लिए आर्टिकल 42 है, जिसके अंतर्गत जो काम है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा, यानी एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे स्टैंडर्ड में काम करने का अधिकार है। तो डी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 41 में इसमें काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। ठीक है। आर्टिकल 48 में 48 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कृषि और पशुपालन से संबंधित है। कृषि और पशुपालन। आर्टिकल 46 में कमजोर वर्गों के उत्थान से संबंधित है। कमजोर वर्गों का उत्थान। क्लियर है। तो राइट आंसर हो गया आर्टिकल 42। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स? आर्टिकल 135, आर्टिकल 131, आर्टिकल 134 या आर्टिकल 130? तो SC का
मूल या ओरिजिनल क्षेत्राधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का मूल और ओरिजिनल क्षेत्राधिकार का वर्णन आर्टिकल 131 के अंतर्गत है, जिसमें केंद्र और राज्य से संबंधित विवाद, केंद्र वर्सेस राज्य और राज्य वर्सेस राज्य विवाद, राज्य वर्सेस स्टेट या स्टेट से जुड़े हुए किसी भी विवाद में सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसे केंद्र राज्य विवाद के तरह भी समझा जाता है, केंद्र राज्य विवाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है। बी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश, त्यागपत्र और हटाए जाने का उल्लेख है? विच आर्टिकल मेंशन्ड रेजिग्नेशन, वेकेशन एंड रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर? तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से जुड़े हुए प्रावधान आर्टिकल 94 में है। बी इसका राइट आंसर है, जिसमें पद से रिक्ति, स्पीकर के पद से रिक्ति, उन्हें त्यागपत्र की प्रक्रिया क्या है और उन्हें किस तरह हटाया जा सकता है, इससे जुड़े प्रावधान है। स्पीकर को हटाने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाती है, 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर किया जाता है और लोकसभा में बहुमत आवश्यक होता है, लोकसभा में बहुमत आवश्यक होता है। आर्टिकल 84 संसद सदस्य की योग्यता से सदस्य संबंधित है, संसद सदस्य की योग्यता, ठीक है। आर्टिकल 101 यह सदस्यता की रिक्ति से, सदस्यता की रिक्ति यानी कैसे उनकी सदस्यता जा सकती है, इससे जुड़े हुए प्रावधान है, रिक्ति का है। तो राइट आंसर हो गया बी आर्टिकल 94। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन का प्रावधान करता है? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर एडजुडिक्शन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद यह किसके अंतर्गत है? अंतर्राज्यीय जल विवाद आर्टिकल 262, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया आर्टिकल 262, जिसमें इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को माना गया है। यह जो एक्ट बना है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, यह एक्ट कब बना है? 1956 में, जिसमें इस एक्ट के अंतर्गत कौन से विवाद हैं जो प्रमुख है? तो यह कावेरी विवाद है, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण है कृष्णा विवाद, कृष्णा विवाद। क्लियर है? ए इसका राइट आंसर है आर्टिकल 262। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायोचित एवं मानवीय कार्य स्थितियों तथा मातृत्व राहत के प्रावधान पर बल देता है? अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने आर्टिकल 42 में। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशेष परिस्थितियों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस? तो यह आर्टिकल 41 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें काम का अधिकार, काम, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, वृद्धावस्था या बीमारी में सार्वजनिक सहायता, वृद्धावस्था या बीमारी में सार्वजनिक सहायता, ठीक है। याद रखिए यह डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976?
तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आर्टिकल 51A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। वर्तमान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़े गए थे। जो 42वां संविधान संशोधन है वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर किया गया था। जो अभी 11वां जोड़ा वह बच्चों को शिक्षा का अवसर देने से संबंधित है। बच्चों को शिक्षा का अवसर, क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया ए। अच्छा, राइट आंसर सी होगा। वर्तमान में है, वर्तमान में 11 है, संविधान में 10, 42वें संविधान संशोधन के समय 10 था, तो सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालिका किसे माना जाता है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट? तो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होते हैं, बी इसका राइट आंसर है। राज्यपाल जो है वह संवैधानिक कार्यपालिका होते हैं। राज्यपाल या संवैधानिक कार्यपालिका होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे राष्ट्रपति होते हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। याद रखिए आर्टिकल 163 163 में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देते हैं। मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देते हैं। क्लियर है? तो भी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होती है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ए स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू डैश। ऑप्शन है राज्य विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या प्रेसिडेंट। तो मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व जो होता है वह राज्य विधानसभा के प्रति होता है। जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा के प्रति सारे मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, राज्यों में विधानसभा के प्रति। यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरी सरकार को इस्तीफा देनी पड़ती है, यानी ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ एन इलेक्शन कमिश्नर? इलेक्शन कमिश्नर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CEC कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, दोनों में से जो पहले हो जाए। यह इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 2023 की नई नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत CEC को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह महाभियोग प्रक्रिया से की तरह हटाया जाएगा। यह अमेंडमेंट जो है वह 2023 में किया गया है। 2023 में यह संशोधन किया गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पर काफ़ी अभी डिस्प्यूट भी चल रहा है। निर्वाचन आयोग को हटाने के लिए अभी प्रोसेस भी चला था, तो याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर है। भारत का महाधिवक्ता डैश को कानूनी सलाह प्रदान करता है? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स लीगल एडवाइस टू। तो यह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के अंतर्गत है। आर्टिकल 76 के अंतर्गत है। यह भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, संघ सरकार को कानूनी सलाह देता है। डी इसका राइट आंसर है। इसकी जो योग्यता है वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य होता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त करते हैं। राज्यों में एडवोकेट जनरल होते हैं।
एडवोकेट जनरल, ये कहाँ होते हैं? स्टेट में, आर्टिकल 165 के अंतर्गत आर्टिकल। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? हु मेक्स रूल फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, मुख्य सचिव या राज्यपाल। तो राज्य सरकार के कार्य के लिए नियमावली या राज्यपाल के द्वारा बनाया जाता है। डी इसका राइट आंसर है। राज्यपाल राज्य सरकार के व्यवसाय के सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बनाता है। मुख्यमंत्रियों में कार्य का वितरण भी इसी नियम के आधार पर किया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल काम करते हैं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। राज्यपाल काम करते हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 31 दिसंबर 1947? तो उस समय टोटल 299 सदस्य थे। संविधान सभा में 299 सदस्य थे। क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, पाकिस्तान के विभाजन के बाद 299 सदस्य बचे थे। पहले मूल संविधान में 389 थे, मूल संविधान में 389 थे। पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो 299 सदस्य बचे। याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 46 के अंतर्गत जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनके हितों का ध्यान रखा जाता है। जैसे राज्य के एससी एसटी और अन्य कमजोर वर्ग को इसके अंतर्गत रखा गया है, जिसमें उनके शैक्षिक आर्थिक हितों का और सामाजिक हितों की रक्षा की जाती है, उनके शोषण से सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ए इसका राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया, हु कैन एक्सटेंड द टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर एट ए टाइम? तो आर्टिकल 352, इस सवाल को हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो संसद आर्टिकल 352 के अंतर्गत तहत आपातकाल में विधानसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। यह 1 वर्ष में अधिकतम 1 बार है। 1 बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, यानी संसद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है? आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अभी पढ़ा, राज्य के महाधिवक्ता। आप देख रहे हो एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन जरूरी है। वीडियो थोड़ी लंबी भले हो जाती है, लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग जानना जरूरी है। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य महाधिवक्ता, आर्टिकल 165 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और केंद्र के समक्ष, चूँकि केंद्र में अटॉर्नी जनरल होते हैं और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा? अभी अभी पढ़ा आर्टिकल 46, जो कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद जो है यह आर्टिकल 71 के अंतर्गत, आर्टिकल 71 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट इस विवादों की जांच करेगा, विवाद की जांच करेगा। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच आर्टिकल स्टेट्स दैट डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट shall be inquired into and decided by the Supreme Court and its decision shall be final। तो आर्टिकल 71 में सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय लेता है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान है। राष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सलाह, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। ठीक है। आर्टिकल 58 में, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की क्या योग्यता है, इसका प्रावधान है। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया बी, आर्टिकल 71। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में से किस राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? आर्टिकल 49 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? एकदम एक क्वेश्चन आप फिक्स कर लीजिए, यह आपको आएगा ही आएगा। राष्ट्रीय स्मारक और स्थल पर वस्तुओं की रक्षा आर्टिकल 49 के अंतर्गत है, यानी ए इसका राइट आंसर है। ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारक की रक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ए इसका राइट आंसर है। इसी के तहत ताजमहल, कुतुब मीनार आदि जो मॉन्यूमेंट्स है उसकी सुरक्षा जुड़ी हुई है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया था? बाय विच अमेंडमेंट वाज द राइट टू एजुकेशन मेड ए फंडामेंटल राइट? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा टोटल 10 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य यही जोड़ा गया था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें 11th मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसमें है क्या? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, 86वां संशोधन। याद रखिएगा, राइट टू एजुकेशन RTE यह जो एक्ट है वह 2009 का है, लेकिन इसे 2010 में व्यवहारिक रूप से लागू किया गया। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? धार्मिक स्वतंत्रता। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया? यह आर्टिकल 25 के अंतर्गत है। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। ठीक है, लिख ही दे रहे हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, बिना रोक टोक के अबाध मानने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 में है धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति से स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति से जुड़ी हुई स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक
कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में किसी धन की अभिवृद्धि के लिए कर देने की बाध्यता से स्वतंत्रता। क्लियर है? बी इसका राइट आंसर है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार कौन सी संस्था नगरपालिका के नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए उत्तरदायी है? अकॉर्डिंग टू द 74th Constitutional Amendment Act, which institution is responsible for conducting regular and fair election to the municipality? तो इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग राज्य से जुड़े हुए निर्वाचन से संबंधित जो भी प्रक्रिया उसे पूरा करता है। तो ए इसका राइट आंसर है। नगरपालिका पंचायत चुनाव यह सभी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। जो भारत निर्वाचन आयोग है वह लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इन सभी चुनावों का नियमन करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ए। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है वह पंचायत और नगर पालिकाओं के ही चुनाव कराता है। ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? राज्य स्तर पर योजना आयोग, योजना बोर्ड के अध्यक्ष जो होते हैं वह मुख्यमंत्री होते हैं। पहले केंद्र में योजना आयोग होता था, लेकिन अब उसे हटाकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो चूंकि यह संवैधानिक नहीं है, इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। तो याद रखिए, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में कौन चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है? हु डिसाइड ऑन द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द इलेक्शन कमीशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। विधानमंडल सदस्य के अयोग्यता से संबंधित जो प्रश्न है उसका निर्णय राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 192 यह जो प्रावधान है आर्टिकल 192 के अंतर्गत है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में अंतिम पदाधिकारी कौन होता है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज द फाइनल अथॉरिटी इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायिक समीक्षा इसकी महत्वपूर्ण शक्ति है। कहा जाता है कि यह संविधान का व्याख्याता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्याता है। संसद कानून बना सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये था एसएससी जीडी के पॉलिटी पर यह पहला वीडियो ऑल ओवर, यह तीसरा वीडियो है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।